अमृता अपनी कार से अपनी एक दोस्त निशा की शादी में शामिल होने के लिए निकल चुकी थी। शादी गांव में थी और गांव कुछ दूर था। उसे कच्चा रास्ता भी तय कर जाना था। रास्ते में उसे अर्नब भी ज्वाइन करने वाला था, जो उसके साथ ही शादी में शामिल होने के लिए गांव जा रहा था। अर्नब और अमृता दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों साथ ही जॉब करते थे और निशा उन दोनों की कॉलेज टाइम से ही दोस्त थी। शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर आउटिंग भी हो जाएगी, यही सोचकर दोनों ने शादी पे जाने का प्लान बनाया था। मौसम दोपहर से ही ख़राब हो रहा था। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही उसकी गाड़ी बाईपास पर दौड़ लगा रही थी। कार में अकेली बैठी अमृता ड्राइव करते हुए बोर होने लगी तो रेडियो ऑन कर गाने सुनने की सोची, पर मौसम ख़राब होने की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिस वजह से रेडियो सही से चल नहीं पा रहा था। परेशान होकर अमृता ने रेडियो बंद कर दिया। कुछ देर चलने के बाद उसने एक जगह कार रोकी और कार की खिड़की से मुंह बाहर निकालकर ऊपर आसमान की तरफ देखा तो शाम हो चुकी थी। काले घने बादल पूरे आसमान पर छाए हुए थे। उसने अर्नब को कॉल करने की सोची कि यहीं से उसे फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वो मेन रोड पर आ जाए। यही सोचकर अमृता ने उसे कॉल की, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अमृता ने 2-3 बार और ट्राई किया, पर अभी भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अमृता को गुस्सा आने लगा, क्योंकि एक तो पहले ही मौसम ख़राब था, शाम हो गई थी और ऊपर से अर्नब का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उस पर गुस्सा होते हुए अमृता खुद से ही बोली, ये अर्नब भी हमेशा ऐसे ही करता है। काम के टाइम कभी फ़ोन ऑन नहीं रखता, खुद के साथ साथ सबको लेट करवाता है। एक तो ऑफिस से निकलने में ही लेट हो गई। 5 बज चुके हैं, इतनी दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। 5:30 मिलने का डिसाइड हुआ था, आधा घंटा रह गया और जनाब का कोई अता पता ही नहीं। आने दो इसे, आज तो कह ही दूंगी, मोबाइल रखना बंद ही कर दो। क्या फ़ायदा जब काम के टाइम उसे यूज़ ही नहीं करना। अमृता ने गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी की हुई थी। अर्नब के बारे में सोचते सोचते वो उसकी फ़ोटो देखने लग गई, जिसे देखकर उसका गुस्सा मिनट में शांत हो गया। फिर वो कहती है, कुछ तो बात है जनाब में, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो लूँ, पर भोली सी शक्ल देखते ही सारा गुस्सा मिनट में शांत हो जाता है। यही सब बोलते बोलते वो उसकी फ़ोटो को किस करने लगती है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कोई ऊपर से उसे देख रहा है। वो खिड़की के बाहर मुंह निकालकर ऊपर पेड़ की तरफ देखती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। पूरा रोड खाली था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अमृता ने टाइम देखा तो 5:15 हो गए थे। उसने सोचा, यहाँ रुकने से अच्छा जहाँ डिसाइड हुआ था वहीं रुककर वेट करती हूँ, और वैसे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो फ़ौरन कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल गई। अमृता ने फिर से गाड़ी ड्राइव करते हुए अर्नब को कॉल की। अभी भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अर्नब को क्या हुआ जो अभी तक मोबाइल ऑन नहीं किया। आसमान में बादल होने से अंधेरा भी हो चला था, पर पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। यही सोचते हुए वो उस जगह तक पहुंच गई जहां अर्नब उसे मिलने वाला था। टाइम भी अब 5:30 हो गए थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। अमृता वहां रुककर वेट करने लगी। उसे वेट करते हुए अब लगभग आधा घंटा हो गया था। 6 बज चुके थे और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। अंधेरा देखकर उसने अब वेट करना सही नहीं समझा। गुस्से में वो अकेली ही निकल पड़ी, क्योंकि उसे कल तक वापस भी आना था और निशा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने अमृता को बोला था कि कैसे भी करके उसे आना है, तो जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि उसने वादा जो किया था उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने का। अमृता ने कार की स्पीड बढ़ा दी। अंधेरे में सुनसान बाईपास को पास करते हुए अब वो हाईवे पर आ चुकी थी। तभी उसे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया।
उसने पास जाकर गाड़ी स्लो की तो देखा वो कोई और नहीं बल्कि अर्नब था। वो उसे वहाँ खड़ा देख चौंक गई। उसके मन में बहुत से सवाल उठे। उसने गाड़ी रोककर शीशा नीचे किया और बोली, तुम इस वक्त यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल की और तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? अर्नब उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, अरे बस बस, अंदर तो आने दो, सब बताता हूँ। ये बोलकर वो खिड़की खोलकर अमृता के साइड वाली सीट पर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं घर से 4:30 ही निकल गया था। मुझे रास्ते में कुछ काम था तो सोचा वो भी हो जाएगा, और तुम यहीं से निकलोगी तो तुमसे रास्ते में ही मिल लूँगा। पर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, इसीलिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिस वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पाया, क्योंकि जल्दी में मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गया था। जिस पर अमृता बोली, तुम्हें इतनी सुनसान जगह पर क्या काम पड़ गया? जिस पर अर्नब कहता है कि एक प्लॉट देखना था, बस वही देखने आया था। फिर वो बोली, कौन सा प्लॉट? दिन में तो तुमने कुछ नहीं बताया। तो अर्नब ने कहा, यार ऑफिस से जल्दी निकलने और काम के चक्कर में बताना भूल गया था। फिर सोचा रास्ते में ही पड़ता है तो दोनों काम हो जाएंगे। अब अमृता ने फिर से ड्राइव स्टार्ट कर दी और अर्नब से बोली, अगर मैं तुम्हें देखे बिना ही सीधे निकल जाती तो फिर रहते खड़े ऐसे ही सुनसान सड़क पर बारिश में भीगते हुए। फिर अर्नब हंसते हुए बोला, पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और अगर तुम बिना देखे चली भी जाती तो कोई और मिल जाती जो मुझे अकेला देखकर लिफ्ट जरूर दे देती। जिस पर अमृता हंसते हुए बोली, ओ मिस्टर, ये गलत फहमी दिल से निकाल दो। वो तो मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, वरना कोई लड़की इतनी बारिश में सुनसान हाईवे पे रात होने के बावजूद अकेली कभी किसी लड़के को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। अर्नब बोलता है, क्यों नहीं रुकेगी? इतना हैंडसम लड़का मिल जाए तो किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। अमृता ने कहा, ओह ये बात है। अर्नब फिर से बोला, जी मैडम, यही बात है। अमृता ने कहा, कोई भूतनी या चुड़ैल ही होगी जो इस वक्त सुनसान सड़क पर तुमको अकेली मिलेगी और लिफ्ट ऑफर करेगी। फिर वो बोली, जरा संभल कर, ये समय उन्हीं लोगों के बाहर भटकने का होता है, पता चले तुम पहचान नहीं पाए और वो तुमको मूर्ख बनाकर किसी सुनसान जगह ले जाकर साफ कर दे। और ये बोलकर वो हंसने लगी। अर्नब ने कहा, कोई भूत वूत नहीं होते, ये सब मन का वहम है। अमृता थोड़ी सीरियस होते हुए बोली, तुमको क्या पता, हो सकता है मैं निशी ही हूँ या कोई भूत भी हो सकती हो। आजकल भूत काफ़ी एडवांस हो गए, वो किसी की भी शक्ल धारण करके आपके सामने आ सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस बहलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते। अर्नब कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अमृता का फ़ोन बजा। वो बैग से फ़ोन निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी अर्नब उसे टोक देता है, अरे यार, अब इस फ़ोन को भी अभी आना था, रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में शाम कितनी नशीली होती जा रही है, और तुम हो कि फ़ोन उठाने चली हो। अर्नब की बात सुन अमृता अपने बढ़ते हाथों को रोक लेती है। दिन ढल चुका था, अंधेरा पूरी तरह से अपने शबाब पे आ पहुंचा था। अब बारिश पहले से तेज हो गई थी, सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। हाईवे होने के बावजूद अभी तक उन्हें एक या दो गाड़ी ही दिखाई दी थी। बारिश की वजह से सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए अमृता ने वाइपर स्टार्ट कर दिया। अब शांति में वाइपर की आवाज़ साफ आ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अमृता ने अर्नब से बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तो वो बोला, कुछ नहीं, तुम्हारी बात ही सोच रहा था। अमृता ने कहा, कौन सी बात? अर्नब बोला, यही
कि तुम्हारी बात सच भी तो हो सकती है। कहीं तुम सच में ही कोई चुड़ैल तो नहीं? क्योंकि अब मुझे तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा डर लगने लगा है। कहीं आज मैं मारा ही ना जाऊं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अर्नब की बात सुन अमृता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा, मिस्टर अर्नब, इतना याद रखना कि कोई भी भूत या चुड़ैल अपनी आइडेंटिटी किसी को खुद नहीं बताएगा। ये तो अपनी अकल से ही पता लगाना पड़ता है कि वो भूत है या इंसान। फिर अर्नब बोला, अच्छा तो तुम ही बता दो, क्या पहचान होती है भूत की? अमृता ने बताना शुरू किया। वैसे तो कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे ही दिखते हों, पर उनमें एक कॉमन बात होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। वो क्या? अर्नब हैरान होकर पूछने लगा। अमृता ने जवाब दिया, देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों के मुंह से एक बात जरूर सुनी है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं और वो लगातार एक टिक आपकी तरफ कभी नहीं देखते। उनके नाखून भी बाकी लोगों जैसे नहीं होते और भूत प्रेत रात को ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिस पर अर्नब बोला, पर मैंने तो सुना है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते और वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको सपने में भी नहीं पता चलता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो। भूत किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उनकी हरकतों से ही पता लगाया जा सकता है कि उनके अंदर किसी आत्मा का वास है, जबकि प्रेत सबसे पहले किसी पे अपना विश्वास कायम करते हैं। भूत और प्रेत दोनों अलग अलग होते हैं और प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पिशाच सबसे खतरनाक होता है। वो रात में निकलता है और वो सूरज की रोशनी में कभी सामने नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है। सामने वाले को भ्रम में डालकर वो उसे रास्ता बनाने की कोशिश करता है। प्रेत बनना इतना आसान नहीं होता। जो लोग अकाल मौत मर जाते हैं, जैसे आग में जलकर, पानी में डूबकर, या जिस किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उनमें से 99% प्रेत पिशाच बन जाते हैं। फिर अमृता बोली, बस बस, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना सब पता है। तुमने तो भूत प्रेतों पे पूरी PhD की हुई है। तभी फिर से मोबाइल बजता है। मोबाइल की आवाज़ सुन अर्नब अमृता को फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए बोल देता है कि उनको इस हसीन सफ़र में कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अर्नब की बात सुन अमृता वैसे ही बिना मोबाइल की स्क्रीन देखे फ़ोन ऑफ कर देती है। रात के 9 बज गए थे। उनको चलते हुए अब काफ़ी समय हो गया था, लेकिन वो मोड़ नहीं आया था जहाँ से उन्होंने मुड़ना था। पहले भी अमृता निशा के गांव में 2-3 बार आ चुकी थी, पर पहले उसे कभी इतना समय नहीं लगा था। रास्ते को ध्यान से देखते हुए अमृता अर्नब को बोलती है, बहुत देर हो गई, लेकिन जहाँ से हमने टर्न होना था वो कच्चा रास्ता कहीं नहीं दिख रहा और कोई दिख भी नहीं रहा जिससे हम रास्ता पूछ सकें। थोड़ा आगे जाने पे उनको एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए जो छाता लिए हुए उनके सामने से सड़क क्रॉस कर रहे थे। जैसे ही वो सड़क क्रॉस करके अमृता के पास से निकलने लगे तो अमृता ने गाड़ी रोककर उनको आवाज़ लगाई, बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? दरअसल हमें बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। जिस पर बाबा खिड़की के पास आकर बोलते हैं, बेटी, तुम आगे आ गई, वो मोड़ तो कब का पीछे निकल गया। अमृता बाबा को धन्यवाद बोलकर गाड़ी पीछे की तरफ मोड़ लेती है और मन ही मन वो सोचती है कि वो मोड़ कैसे मिस हो गया, जबकि उस मोड़ के पास एक बहुत बड़ा ढाबा भी है जिसे वो दूर से ही नज़र आ जाता है। तो आज मुझे वो कैसे नहीं दिखाई दिया, जबकि पूरे रास्ते मेरा ध्यान रोड पर ही था। अमृता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे रास्ता देखने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि अमृता की नज़र सड़क किनारे बने हनुमान जी के मंदिर पर गई। वो कार रोककर वहाँ जाने लगती है। तभी अर्नब उसे पूछता है, कहाँ जा रही हो? अमृता ने कहा, वो सामने हनुमान जी का मंदिर है, चलो चलकर दर्शन कर कर आते हैं।
तो अर्नब कहता है, बहुत लेट हो गई, बारिश भी हो रही है, तो तुम यहीं से हाथ जोड़कर मन से ही दर्शन कर लो, वैसे भी भगवान तो हर जगह ही होते हैं। जिस पर अमृता बोलती है, नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं, बस 5 मिनट की ही तो बात है, जल्दी से जाकर दर्शन करके अभी वापस आ जाएंगे। फिर अर्नब कुछ नहीं बोला और गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अमृता ने उससे पूछा, तुम नहीं चलोगे क्या? अर्नब ने बोला, नहीं, मैं आज नहाया नहीं हूँ, तुम जाओ, और वैसे भी मैंने वॉशरूम जाना है, तो मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। इतना बोलकर वो दूर जाने लगा। अमृता अकेले ही मंदिर में चली जाती है। वो जैसे ही दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रही थी तो पीछे से किसी की आवाज़ आती है, सावधान बेटी। अमृता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़े बाबा थे। वो फिर से उसे बोलते हैं, सावधान बेटी, तुम्हारे प्राण संकट में हैं। जिस पर अमृता हैरान होकर बाबा से पूछती है, मैं समझी नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हो? बाबा बोले, जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है, जो शहर से ही तेरे साथ आया है। वो तेरे रूप रंग पे मोहित होकर तेरे पीछे पड़ा। अब वो तुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। ये सुनकर अमृता सोच में पड़ गई। बाबा फिर से बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात का विश्वास करो। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और अपनी सिद्धि से मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी सहेली की शादी के लिए निकली थी, पर तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे साथ ही आने वाला था वो तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ सका। जब तुम उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी तब ये पिशाच उस पेड़ पर ही बैठा था। उसने तुम्हारे दोस्त की तस्वीर देख ली थी कि वो दिखने में कैसा है, और तुम्हें खुद से बातें करते हुए भी उसने सुन लिया था। बस वो वहीं से तुम्हारे पीछे लगा और आगे जाकर अपना रूप बदल कर एक सुनसान जगह पर तुम्हारे सामने आया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो तुम अपना फ़ोन चालू कर भी देख सकती हो। असली अर्नब यानी तुम्हारा दोस्त, उसने तुम्हें फ़ोन भी किया था जो तुमने उठाया ही नहीं, और तुम्हें भटकाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि यही पिशाच है। वो तुम्हें किसी सुनसान बियाबान जंगल में ले जाकर मार डालना चाहता है। वो खून पीता है, तुम खुद देख सकती हो। वो यहाँ मंदिर में भी नहीं आया बल्कि दूर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। बाबा की इतनी सारी सच्ची बातें सुनकर अमृता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही थी जो अभी बाबा ने उसे बताई थी, क्योंकि बाबा तो उसे पहली बार मिले थे और वो उसके बारे में इतना कुछ जानते थे। ना चाहते हुए भी अमृता को बाबा की बातों पे यकीन हो रहा था। अब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफ़र कर रही थी। ये सोचकर उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो काफ़ी डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बाबा अमृता का चेहरा पढ़ लेते हैं। वो उसे बोलते हैं, डरो मत बेटा, तुम दिल की साफ और भगवान को मानने वाली हो, तभी तुम्हें ये मंदिर दिखाई दिया ताकि तुम यहाँ दर्शन करने के बहाने कुछ समय उस पिशाच से दूर रह सको और तुम्हें सत्य का पता चल सके। तुमने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, भगवान तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लो हनुमान जी की वह बुद्धि, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ ही दूरी पे वो तुझे मोड़ दिखाई दे जाएगा जहाँ से तू अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगी, लेकिन ज़रा सावधानी से, क्योंकि वो प्रेत तुझे डराने और तेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। पर तुम्हें डरना नहीं, जब तक तुम्हारे पास ये हनुमान जी की वह बुद्धि है वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। बस दूर से डराने की कोशिश करेगा ताकि तुम डर कर घबराहट में ऐसा कुछ कर दो जिससे वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। पर तुम्हें किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें बोला वैसे ही करना। हनुमान जी तुम्हारा बाल भी वाका नहीं होने देंगे। जाओ, अब जल्दी से गाड़ी चालू कर निकल जाओ यहाँ से, और उसकी तरफ देखना भी मत, सीधे निकल जाना।
परम राम भक्त का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाबा की बात सुनकर अमृता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ निकल जाती है। वह पिशाच गाड़ी से दूर दूसरी तरफ मुंह कर कर खड़ा था। अमृता धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठकर गाड़ी अंदर से लॉक कर लेती है और कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है। पर घबराहट में चाबी नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर अर्नव बना पिशाच पलटकर अमृता को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देख लेता है। अमृता घबराते हुए हाथों से नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। तभी वो पिशाच गाड़ी की तरफ भागता है। अमृता की घबराहट और बढ़ जाती है और उसकी सांसें तेज़ी से चलने लगती हैं। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर अमृता अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी उठाने का प्रयत्न करती है। बुरी तरह हाँफते हुए वो जैसे तैसे चाबी उठाती है। अब वो पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से खरोच रहा था। अमृता जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वो पिशाच अब गाड़ी से चिपक चुका था और अमृता को डराने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे उसे हिचकी लग जाती है। अमृता को डरा हुआ देख वो सामने स्टीयरिंग वाले शीशे पर आकर उसे रास्ता भटकाने की कोशिश करता है, पर अमृता बदहवास होकर गाड़ी पूरी स्पीड से भगा रही थी। उसे सामने कुछ नहीं दिख रहा था। वो पिशाच गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और अपनी लाल खूनी आंखों से अमृता को घूरते जा रहा था। गाड़ी सुनसान रास्ते में इधर उधर भागी जा रही थी। जैसे ही अमृता के दिमाग में आया तो उसने गाड़ी का स्पीकर ऑन किया और उस पर हनुमान चालीसा चला दिया, जिसे सुनकर अब वो पिशाच गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। उसे सामने से हटा देख अमृता फौरन बाबा की दी हुई पुड़िया से भभूति निकालकर खिड़की और सामने वाले शीशे पर लगा देती है, जिससे उस पिशाच की गाड़ी पे पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। ये देखकर अमृता अंदर से ही ऊपर छत पर भी भभूति लगा देती है। जैसे ही अमृता ने अंदर से गाड़ी की छत पर भभूति लगाई, पिशाच के रोने की आवाज़ आती है और कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। अब हर तरफ शांति थी। तेज हवा से सड़क किनारे पेड़ साएं साएं करते हुए हिल रहे थे। कुछ देर बाद अब वो मोड़ आ गया था जहाँ से अमृता को मुड़ना था। उसने गाड़ी कच्चे रास्ते पर डाल दी और गांव में शादी वाले घर पर गाड़ी रोककर दम लिया। पर कुछ देर तक अमृता की गाड़ी के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो देखा अर्नव के मिस कॉल उसके फ़ोन पर आए हुए थे। अमृता ने अर्नव को कॉल की और उससे थोड़ी देर बात करने की सोची, पर उसने अर्नव को कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। अर्नव से बात कर अमृता को अब थोड़ा ठीक लग रहा था। फ़ोन काटने के बाद अमृता हिम्मत करके गाड़ी से उतरी और सीधा मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया था, पर अमृता पूरी तरह से पसीने से नहाई हुई थी। मन ही मन वो भगवान हनुमान जी और उन बाबा का धन्यवाद करती है और जाकर अपनी फ्रेंड निशा से मिलती है।